नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में लामासन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, जिसमें हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था संविधान के स्रोत। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। साथियों, संविधान की विशेषताओं की बात की जाए तो संविधान की सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषता, पहली विशेषता की बात कर रहे हैं हम कि ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी कि विश्व का क्या है, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथियों, यदि हम बात करें तो देखो सबसे बड़ा लिखित संविधान कैसे है। हम भारतीय संविधान की बात करें तो एक तो भारतीय संविधान के बारे में ध्यान रखना आपको कि मूल संविधान, एक तो मूल संविधान और एक वर्तमान संविधान। अब मूल संविधान का मतलब क्या है? मूल संविधान का मतलब यह है साथियों कि जब ये 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उसी संविधान को मूल संविधान कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, वो अपने मूल रूप में था। उसमें किसी भी प्रकार की कोई काट छांट नहीं हुई थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान तक साथियों संविधान में अब तक 105 बार संशोधन हो चुका है। संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 105 संशोधन हो चुके हैं। और इस संविधान को संशोधित संविधान कह सकते हो या वर्तमान संविधान कह सकते हो। इसका मतलब इसमें बहुत सी चीजें जोड़ दी गई हैं, बहुत सी चीजें हटा दी गई हैं। इसी वजह से यह संविधान मूल संविधान नहीं रहा जो कि 26 जनवरी 1950 को था। इसमें 105 संशोधन हो चुके हैं। यदि बात करें मूल संविधान की तो मूल संविधान में, भारतीय संविधान में भाग कितने थे? 22। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8। और मूल संविधान की बात करें तो यहां पर अनुच्छेद थे कितने? 395। तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 क्या थे? अनुच्छेद थे। जबकि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो भाग है वो है कितने? 25। वर्तमान में यदि बात करें हम अनुसूचियां तो अनुसूचियां हैं वर्तमान में 12। और वर्तमान में अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद है लगभग 465। अब देखो यहां पर भाग कितने हैं? 25। पहले कितने थे? 22। हालांकि इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखनी है कि मुख्य भाग वही रहेंगे कितने? 22। मुख्य भागों की संख्या कभी भी नहीं बढ़ती है। जो संख्या बढ़ती है वो किसकी बढ़ती है? जो सहायक भाग होते हैं उनकी। कैसे? जैसे यहां पर हम बात कर लेते हैं कि संविधान में भाग 4 क, 9 क, 9 ख तथा 14 क नए जोड़े गए। तो संविधान में 4 नए भाग जोड़े गए, 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क। और 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया। भाग 7 को हटा दिया गया। तो संविधान में भाग 4 के, 9 के, 9 ख तथा 14 के नए जोड़े गए और 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को क्या कर दिया गया साथियों? हटा दिया गया। अब देखो 22 मूल भाग थे और 4 नए भाग जोड़े गए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि 22 से 23वां भाग जोड़ा गया, 24वां। मूल भाग वो भी 22 रहेंगे। पहले वाले भागों में कुछ नए भाग जोड़े गए, जैसे 4 में 4 क, उसके साथ में 9 के साथ 9 ख, 9 ख, 14 के साथ ही 14 क। इस प्रकार से 4 नए भाग जोड़े गए, लेकिन एक भाग हटाया गया। तो गणना की दृष्टि से कितने हो गए? 25 भाग हो गए। ध्यान रखना है। अनुसूचियों की संख्या वापस देख लेते हैं एक बार। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? यहां पर 8, यहां पर कितनी है? 12। अब एक्चुअल में देखो मैं यहां ये नहीं बता रहा हूं कि वो 12 कौन सी हैं, वो 8 कौन सी हैं, क्योंकि अनुसूचियों वाला टॉपिक अपन डिटेल में लेने वाले हैं। हालांकि भाग वाइज भी अपन, पार्ट वाइज भी संविधान को पढ़ेंगे डिटेल में, तो सारी चीजें रिपीट होने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं भारत का। और लगभग 465 अनुच्छेद, इतना बड़ा संविधान, इसीलिए इसे विश्व का क्या कहते हैं? सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब जैसे साथियों हम बात करें किसकी? अमेरिका।
यदि हम बात करें अमेरिका, तो इसका जो संविधान है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। और अमेरिका के संविधान में मात्र कितने 7 अनुच्छेद हैं साथियों, मात्र कितने हैं 7 अनुच्छेद। तो देखो भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, लगभग 465, और अमेरिका के संविधान में मात्र कितने अनुच्छेद हैं, केवल 7 अनुच्छेद हैं। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है साथियों कि भारत का जो संविधान है वाकई में बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। अब देखो एक्चुअल में भारत का संविधान इतना बड़ा है, इसका मुख्य कारण क्या है, आखिर क्यों भारत का संविधान इतना बड़ा है, इसका तो एक्चुअल में जो भारत का संविधान है, यह भारत का संविधान सबसे बड़ा होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है एक तो भारत की क्या है भौगोलिक विशेषता, यानी कि भारत का जो भूगोल है, आपको पता है भारत बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो भौगोलिक रूप से काफी विविधता है यहां पर। इस वजह से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्या करने पड़े, प्रावधान करने पड़े। इसके अलावा सभी जाति धर्म के लोगों हेतु समान एवं विशेष प्रावधान। इसमें जाति धर्म के लोगों के लिए समान प्रावधान भी रखे गए, कुछ जातियों के लिए जो पिछड़ी वगैरह थी उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए। यह भी कारण था कि भारतीय जो संविधान है ये थोड़ा सा क्या रहा, विस्तृत संविधान रहा। इसके अलावा इसके अलावा साथियों सभी राज्यों के लिए प्रावधान, यानी कि भारतीय संविधान में एक्चुअल में राज्यों का अलग संविधान नहीं है, भारत में पूरे देश का एक ही संविधान है। जैसे अमेरिका की बात करें हम तो वहां केंद्र का अलग और राज्यों का अलग संविधान होता है, लेकिन यहां पर बात करें तो पूरे देश का एक ही संविधान है। इस वजह से भी राज्यों के प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए, इस वजह से थोड़ा क्या हो गया, विस्तृत हो गया। इसके अलावा यदि बात करें तो 1935 के एक्ट का प्रभाव था इस पर, और 1935 का एक्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट था जिसमें 321 धाराएं थी। तो 1935 के अधिनियम का प्रभाव था इसके ऊपर, इस वजह से भारतीय संविधान थोड़ा क्या था, व्यापक था। और इसके अलावा संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था, यानी जो कानून विशेषज्ञ थे, वकील कह दो या आप ये कह दो कानून विशेषज्ञ, तो उनका क्या था यहां पर प्रभुत्व था। इस वजह से भी भारतीय संविधान थोड़ा सा क्या रहा, व्यापक रहा। तो साथियों इसी वजह से भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। अब इसकी दूसरी विशेषता की यदि बात की जाए, लचीले एवं कठोर संविधान में समन्वय, यानी कि भारतीय संविधान की यदि हम नेचर की बात करें, देखो साथियों यदि हम बात करें, जैसे हम बात करें ब्रिटेन का संविधान विश्व में क्या है, सबसे लचीला संविधान है। अब यह लचीला का मतलब क्या है, एक्चुअल में ब्रिटेन के संविधान में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है, परिवर्तन या आप कह दो संशोधन, वो क्या है, बहुत आसान है, बेहद आसान है। यदि हम बात करें ब्रिटेन के संविधान की, तो ब्रिटेन के संविधान में परिवर्तन करना या संशोधन करना क्या है, बिल्कुल आसान है। इसीलिए हम ब्रिटेन के संविधान को सबसे लचीला संविधान मानते हैं। लचीली वस्तु क्या होती है, जिसके डिजाइन में आप कैसे भी बदलाव कर सको, जब चाहो। रबड़ लचीला होता है, आप उसका डिजाइन कैसे बदल सकते हो। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो बहुत लचीला है,
यदि हम बात करें किसकी, अमेरिका, तो अमेरिका के संविधान सबसे कठोर संविधान माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका के संविधान में परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, जटिल है। तो अब यहां पर दो देशों का हमने एग्जाम्पल लिया है कि ब्रिटेन के संविधान की यदि बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, बेहद लचीला है। और यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का संविधान क्या है, बेहद कठोर है, क्योंकि इसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया बेहद जटिल है, जबकि इसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या है, बिल्कुल आसान है। अब हम बात कर रहे थे किसकी, भारत की। अब यदि हम बात करें साथियों भारत, तो भारत का जो संविधान है न तो अधिक लचीला है तथा न ही अधिक कठोर है। कहने का मतलब यहां पर किसको अपनाया गया है कि समन्वय को अपनाया गया है। यानी कि भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे रखे गए हैं जिनमें संशोधन करना आसान है, कुछ प्रावधान ऐसे रखे गए हैं जिनमें संशोधन करना क्या है, मुश्किल है। जैसे हम बात करें साथियों अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368, इसके अनुसार दो मुख्य प्रावधान दिए गए हैं क्या करने के, संविधान में संशोधन करने के। तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया बताई गई है अनुच्छेद 368, बाद में भी हम पढ़ने वाले हैं इसको, तो इसमें दो मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। एक तो ये कि संसद क्या कर सकती है, संसद 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संशोधन कर सकते हैं। हालांकि 2/3 बहुमत के साथ में ही जो सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसमें भी आधे से अधिक सदस्य उपस्थित होने चाहिए, और कुल जो प्रस्ताव पारित होने की जो बहुमत होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। लेकिन 2/3 बहुमत के समय संसद में आधे से अधिक सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। यह नहीं है कि संसद में मात्र 50 सदस्य उपस्थित हों या 60 सदस्य उपस्थित हों और 40 से प्रस्ताव पारित करवा लिया और कह दिया कि साहब 2/3 बहुमत हो गया। नहीं, आधे से अधिक संसद के सदस्य उपस्थित होने चाहिए और उसका फिर क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए 2/3 बहुमत से। और दूसरी जो प्रक्रिया दी गई है उसमें पहला तो यही सिस्टम रहेगा, संसद द्वारा 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन। कहने का मतलब है जैसे जीएसटी वाला कोई संघीय व्यवस्था पर प्रभाव डालता हो सीधा सीधा, ऐसा कोई संविधान संशोधन हो रहा हो जो संघीय ढांचे से संबंधित हो, तो वो कभी भी संसद केवल अपने दम पे नहीं कर सकती, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की भी क्या चाहिए, उसमें अनुमति चाहिए होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रावधान है वो थोड़ा जटिल प्रावधान है साथियों। ये प्रावधान कैसा है, जटिल है, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों की अनुमति चाहिए होगी यहाँ पर, और ये जो प्रावधान है वो क्या है, आसान है। इसका मतलब ये दोनों ही प्रकार का समन्वय यहाँ पर, यानी कि संसद है वो भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनचाहे अनुसार कर सकती है। हालांकि कुछ प्रावधान है जिसमें संसद अपने दम पे कर सकती है, कुछ प्रावधान ऐसे है कि संसद तो पारित करेगी, साथ में आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल भी इसको पारित करेंगे। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान न तो अधिक लचीला है साथियों, न ही अधिक क्या है, कठोर है। चलिए अगली विशेषता पे चलते हैं। अगली विशेषता है साथियों बाह्य स्रोतों से प्रेरित। और ये टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा बस रिकॉल करवा रहा हूं आपको, बाह्य स्रोतों से प्रेरित। तो देखो थोड़ा सा याद कीजिए, जस्ट लास्ट जो टॉपिक पढ़ा हमने भारतीय संविधान के स्रोत, और हमने वहां पर यह बात की थी कि भारतीय संविधान में कहां से क्या क्या शामिल किया गया है। जैसे हमने बात की कि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं,
मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, जैसे प्रस्तावना का प्रारूप या भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, गणराज्य या गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो ये जो बाह्य स्रोत हैं, तो भारतीय संविधान बहुत सारे बाह्य स्रोतों से प्रेरित है। और भारतीय संविधान का निर्माण साठ देशों के संविधानों के विश्लेषण के बाद किया गया। यानी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया वो 60 देशों के संविधानों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और फिर भारतीय संविधान का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है साथियों। तो इसी वजह से भारत का जो संविधान है वो बाह्य स्रोतों से, काफी सारे इसमें विदेशी स्रोत लिए गए हैं, जैसा कि हमने बात भी की थी और लास्ट क्लास इसी पे हमने बढ़ाई थी, जो आपने देख ली होगी, अब तक देख चुके हो आप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो सबसे अधिक जो प्रभाव है भारतीय संविधान पर 1935 एक्ट का है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रावधान लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो मुख्य स्रोत हैं उनमें ब्रिटेन है, अमेरिका है। ये 1935 के अधिनियम के बाद में जो बाह्य स्रोतों में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान में जो चीजें ली गई हैं, शामिल की गई हैं, वो कहां से की गई हैं? ब्रिटेन या अमेरिका। सबसे ज्यादा प्रावधान 1935 के अधिनियम से, और देशों की बात करें तो ब्रिटेन और अमेरिका से सबसे ज्यादा प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं, इसलिए बाह्य स्रोतों से प्रेरित है। अब देखो भारतीय संविधान एक्चुअल में इतना विस्तार व्यापक हो गया और काफी सारे जब बाह्य स्रोत लिए गए तो बहुत से आलोचकों ने इसको उधार का थैला कह दिया, आलोचना करने लगे, और संविधान सभा में भी एक बहस का मुद्दा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी उनकी भी आलोचना की गई, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और मुख्य काम उन्हीं का था संविधान का निर्माण करने की जो जिम्मा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लेकिन इसका जवाब इस प्रकार से दिया कि मुझे गर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जो कई बार पूछ लिया जाता है, कि मुझे गर्व है कि भारत के संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधान को छानने के पश्चात किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मुझे गर्व है कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद में किया गया है, यानी कि उन संविधानों को क्या किया गया है? छाना गया है, फिर हमने भारत के संविधान का क्या किया है? निर्माण किया है। तो एक तरह से एक गर्व की बात थी, क्योंकि किसी दूसरे देश से यदि अच्छी चीजों को हम ग्रहण कर सकते हैं तो उसमें बुराई किस बात की? तो इसकी कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। यदि अच्छी चीजों का हम अनुसरण करते हैं तो इसमें कोई, आलोचक तो होते हैं वो किसी बात पर आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजों का अनुसरण करना मेरे विचार में गलत नहीं है। इसी के अलावा हालांकि और भी कुछ लोगों ने आलोचना भी की थी इस बात को लेकर। जैसे हम बात करें संविधान सभा के जो सदस्य थे हनुमंतैया, तो हनुमंतैया ने एक बात कही थी उस समय भारतीय संविधान के बारे में। इन्होंने कहा था कि हम वीणा एवं सितार का मधुर संगीत चाहते थे, परंतु हमें इंग्लिश बैंड की धुन थमा दी गई। ये किसने कहा था? हनुमंतैया ने कहा था कि एक्चुअल में हम
वीणा और सितार का मधुर संगीत चाहते थे, यानी कि जो एक तरह से एक देसी, जो वीणा और सितार अपने क्या होते हैं, देसी होते हैं, यानी कि हम हमारा खुद का संविधान चाहते थे। लेकिन हमें तो इंग्लिश बैंड जिसके बारे में हम जानते नहीं, उसकी धुन थमा दी, अब उसमें हम कैसे नाचे। तो कहने का मतलब उनका यह था कि हम तो चाहते थे कि भारतीय संविधान में सारी कुछ चीजें हमारी बनाई हुई होंगी, लेकिन हमें तो बोले बाहर अंग्रेजों के जो कानून थे उन्हीं को घूम फिर के उन्हीं को वापस दे दिया गया। जैसे 1935 के एक्ट में बात करें तो अंग्रेजों ने इसको बनाया था, उसी से काफी चीजें ली गई और फिर ज्यादातर चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई। इसीलिए उन्होंने आलोचना करते हुए ये कहा था कि इन्होंने हनुमंथैया ने। इसके अलावा बात करें तो जैसे केवी कामत ने संविधान को हाथी जैसा विशालकाय कहा। तो यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि हाथी जैसा विशालकाय संविधान को किसके द्वारा कहा गया था, तो किसके द्वारा कहा गया था, केवी कामत के द्वारा कहा गया था। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों ने संविधान का जो व्यापक और विस्तार रूप था और जो विदेशी स्रोतों से जो प्रेरित था, इस बात को लेकर काफी देशों ने क्या की थी साथियों, आलोचनाएं की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से और देखते हैं संविधान की अगली विशेषता। संविधान की अगली विशेषता है साथियों एकात्मक झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था। अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझना बहुत ही जरूरी है, बड़ा ही शानदार और समझने लायक बिंदु है। एकात्मक झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था, यानी कि भारतीय संविधान का जो झुकाव है वो किसकी ओर है, एकात्मकता की तरफ है। एकात्मकता कह सकते हो यहां पर, एकात्मकता की तरफ झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था। अब एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। एकात्मक व्यवस्था साथियों जैसे हम ब्रिटेन में मान सकते हैं, और शुद्ध रूप से जैसे संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो जैसे अमेरिका की बात करें। एक्चुअल में जो एकात्मक व्यवस्था होती है इसके क्या लक्षण होते हैं वो देखते हैं। अब भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के क्या क्या लक्षण है, जैसे साथियों सशक्त केंद्र, इसका लक्षण है एकात्मक व्यवस्था का। यदि हम बात करें भारत में आपातकालीन प्रावधान, इसके लक्षण है एकात्मक व्यवस्था के। यदि हम बात करें अखिल भारतीय सेवाएं, एकात्मक व्यवस्था का मतलब यह है साथियों एक तरह से केंद्रीकृत, यानी कि जहां केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है। हालांकि भारत में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों के स्वरूप भी स्वीकार किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारत में झुकाव रखा गया है किसकी तरफ, केंद्र सरकार की तरफ, यूनिटरी जिसको कहते हैं। यानी कि एक जब पूरे देश में एक ही सरकार होती है, एकल नागरिकता होती है, जहां पर एकल संविधान होता है जहां पर, तो उसको हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। और जहां पर शक्तियों का पृथक्करण होता है, जैसे जहां पर केंद्र में अपनी अलग सरकार होती है, राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं और वो बिल्कुल फ्री होकर काम करती हैं, उसको संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। मिलजुल कर काम करना और अलग भी रहना, मिलजुल के काम करना और अलग भी रहना, यानी कि शक्तियां अलग, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना। तो यहाँ पर आपातकाल के माध्यम से केंद्र कहीं ना कहीं राज्यों पर अपना कंट्रोल रखता है। किसी राज्य में ज्यादा 3-5 कर रहे हैं, ठोक दिया आपातकाल, इंदिरा गांधी ने बहुत बार ठोका। और जैसे बाह्य आक्रमण युद्ध के आधार पर भी ठोक सकते हैं आपातकाल। जैसे बात करें हम अखिल भारतीय सेवाएं, तो IAS IPS वगैरह की भर्ती केंद्र सरकार करती है, केंद्र के नुमाइंदे होते हैं लेकिन राज्यों में फैले होते हैं, उनके माध्यम से भी राज्यों के प्रशासन पे एक तरह से केंद्र क्या रखता है, अपनी पकड़ रखता है। तो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण होते हैं एकल नागरिकता, और भी बात करें तो एक ही संविधान, यानी कि पूरे देश का संविधान क्या होगा, एक ही होगा। इसके अलावा लचीला संविधान, देखो एक्चुअल में लचीला संविधान होगा तो उसमें केंद्र क्या करेगा, अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी बदलाव कर सकता है। और यदि
संविधान कठोर होगा तो वहां राज्यों की जो शक्तियां हैं, राज्यों के जो अधिकार हैं, उनको ज्यादा संरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि कठोर संविधान होगा तो आसानी से उसमें बदलाव नहीं हो सकता, राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं हो सकता। जबकि एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो यहां पर जो संविधान होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है। इसके अलावा एकात्मक व्यवस्था की बात करें तो यहां पर एकीकृत न्यायपालिका होती है। एकीकृत न्यायपालिका। इसके अलावा राज्यपालों की नियुक्ति, तो राज्यपाल भी किसके नुमाइंदे होते हैं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, और वो राज्यों के प्रशासन पर एक तरह से क्या रखते हैं, पकड़ रखते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये किसका लक्षण है, ये एकात्मकता का लक्षण है। और ये सारी व्यवस्थाएं भारत में है, सशक्त केंद्र भी है, आपातकालीन प्रावधान भी है, अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, एकल नागरिकता भी है, एक ही संविधान है देश का, लचीला भी है संविधान, हालांकि कठोर भी है लेकिन लचीले गुण भी है जो एकात्मकता को प्रदर्शित करते हैं, एकीकृत न्यायपालिका है और राज्यपालों की नियुक्ति। तो ये सारे प्रावधान जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को परिभाषित करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो किसकी तरफ झुकाव है, उसका एकात्मकता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत पूर्ण रूप से एकात्मकता पर झुकाव रखा है या एकात्मकता को से परिपूर्ण संविधान है। संघात्मक व्यवस्था भी भारत में है। आपको पता ही है संविधान का अनुच्छेद 1 भाग 1 कहते हैं भारत एक क्या है, भारत एक संघ है जिसमें 28 राज्यों और वर्तमान में 8 केंद्र शासित क्या है, प्रदेश हैं। तो संघात्मक व्यवस्था। अब संघात्मक की बात करें तो संघात्मक के क्या लक्षण होते हैं, संघात्मक के लक्षण होते हैं साथियों, केंद्र एवं राज्यों में पृथक सरकारें। तो बिल्कुल है, भारत में केंद्र और राज्यों में पृथक सरकारें हैं, किसका लक्षण है, संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। यदि बात करें हम भारत में तो स्वतंत्र न्यायपालिका, तो भारत की न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो यह भी किसका लक्षण है, संघात्मक व्यवस्था का। कठोर संविधान, अब भारत के संविधान में काफी सारे बिंदु ऐसे हैं जिनमें सरकार जब चाहे बदलाव नहीं कर सकती। कहने का मतलब प्रक्रिया उनकी क्या है, उनमें बदलाव करने की कठिन है। तो इसका मतलब किसका लक्षण है, ये संघात्मक, जिससे राज्यों के अधिकारों का संरक्षण हो सकता है। इसके अलावा यदि बात करें तो कठोर संविधान की बात होगी, संविधान की सर्वोच्चता, यहां संविधान की क्या होती है, सर्वोच्चता होती है, यानी कि संविधान ही सर्वोच्च है, सरकार नहीं। सर्वोच्च कौन होता है, संविधान होता है यहां पर। इसके अलावा यदि बात करें हम संघात्मक व्यवस्था में द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो भारत में हैं वो किसको इंगित करती हैं, ये संघात्मक व्यवस्था को इंगित करती हैं। इसके अलावा भारत के जो संघ, भारत एक संघ है, उसके बारे में कुछ विशिष्ट लोगों ने अलग अलग कमेंट भी किए हैं। जैसे यदि बात करें हम केसी विहर, तो केसी विहर ने भारत के संविधान को या भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहा है। इन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत जो एकात्मकता की तरफ जो झुकाव है उसके बारे में इन्होंने कहा है अर्धसंघ। भारत को क्या बताया इन्होंने, अर्धसंघ कहा है कि भारत एक पूर्ण संघ नहीं है, पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था नहीं है। तो पूछा जाता है भारत को अर्धसंघ किसने कहा है, केसी विहर ने। इसके अलावा यदि बात करें हम तो मॉरिस जोन्स जो हुए हैं उन्होंने बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स इन्होंने भारत संघ को कहा है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, यानी कि बार्गेनिंग का मतलब क्या है, तो समझौता। एक समझौते से परिपूर्ण संघ है भारत संघ, एक समझौते का परिणाम है ये एक तरह से। तो बार्गेनिंग करते हो, जैसे आप समझौता करते हो, मोल भाव करते हो, उस प्रकार का संघ बताया किसने, मॉरिस जोन्स ने। इसके अलावा यदि बात की जाए तो जो ग्रेनविल ऑस्टिन हुए हैं उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। इन्होंने कहा है
कोऑपरेटिव सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि इन्होंने कहा है सहकारी संघवाद कहा है किसने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, और आइवर जेनिंग्स ने कहा है केंद्रीकृत संघ। आइवर जेनिंग्स ने कहा है केंद्रीकृत संघ। तो भारतीय संघ के बारे में इन लोगों ने विशिष्ट टिप्पणियां की हैं जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए साथियों, इसके बाद में आगे बात करेंगे हम पार्ट 2 में जो बची हुई विशेषताएं हैं। धन्यवाद।